नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग आज इस नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नई श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम जो है जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के पाठ्यक्रम को दृष्टिगत करते हुए बनाई गई। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सामान्य हाइपोथेसिस या जो सामान्य अवधारणा है जनरल साइंस की, उसके बारे में आपको एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, परिचित कराना चाहता हूँ। और वो क्या है एक्चुअल में, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसको जनरली बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि फिजिक्स का है। तो विज्ञान के बारे में जैसा कि आपको पता है कि एक रेगुलर और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है वो विज्ञान है, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब यह विज्ञान, जब जहाँ तक साइंस और जो जनरल साइंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बात है, अगर उसकी बात करें तो हम इसको कुछ विशिष्ट भागों में जो है वो वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर बात करते हैं विज्ञान की, यानी साइंस की बात करें, अगर साइंस यानी विज्ञान की बात करें, अगर दैट इज साइंस, तो अगर इसके वर्गीकरण की बात करें तो हम इसको मूल रूप से इसको तीन इंपॉर्टेंट इसकी ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इसको हम हिंदी में खगोल विज्ञान कह सकते हैं, खगोल विज्ञान। दूसरी है हमारी प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। और जो तीसरी शाखा है हमारी वो है भूगर्भीय विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान या जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस। ठीक, तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, पूरे विज्ञान को इन्हीं तीन शाखाओं के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें जो हमारे अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। हमारे जो अध्ययन का क्षेत्र है वो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस, जिसको हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस। इसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और दूसरा है हमारा, अगर बात करें भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस, और दूसरा है हमारा जीव विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इसे क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक, अब इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जो हम लोगों का नॉर्मल सब्जेक्ट जो कहलाते हैं। और वो क्या है? वो है हमारे, अगर बात करते हैं तो अगर इसको भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान को हम अलग से पढ़ना चाहें, एक मिनट, तो इसकी भी दो शाखाएं हैं और इसकी भी दोनों शाखाएं हैं, जो कि हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हमने उसको यहाँ पर लिख लिया नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस हमने यहाँ पर लिख लिया। तो नेचुरल साइंस को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा है हमारा जीव विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस। क्योंकि हम लोग को सारी विधाएं अध्ययन करनी, इसलिए अगर आपको क्लियरली इसका वर्गीकरण पता होगा तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा समझ विकसित कर पाएंगे। अब पुनः भौतिक विज्ञान को यानी फिजिकल साइंस को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और ये है आपकी फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, दैट इज भौतिकी, और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं। जबकि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक है आपका बॉटनी, दैट इज वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र। और दूसरा है आपका जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक,
तो अभी आपको ये बात स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि जो हम लोग नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं वो नेचुरल साइंस के अंतर्गत एक फिजिकल साइंस पार्ट है और एक बायोलॉजिकल साइंस पार्ट है। फिजिकल साइंस के दो पार्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट हैं और वो है बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो हमारा जो अध्ययन का क्षेत्र है वो नेचुरल साइंस है। हमें अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो हमारी ब्रांच है वो नेचुरल साइंस है। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एंड बॉटनी, दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज। यानी ये विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली विज्ञान की विधाएं हैं, ब्रांचेज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा यूपीएससी और पीएससी का सिलेबस है या जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, उनके बेसिस पर हम लोग भौतिकी का, रसायन का, बॉटनी का और जूलॉजी का अलग अलग अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे आगे काम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस विधा में आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ों को आगे की ओर ले जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहले जो अध्ययन का क्षेत्र है हमारा, वो है हमारा भौतिकी या फिजिक्स। तो हम लोग जिस विधा से शुरुआत करने वाले हैं उसको हम लोग फिजिक्स के स्टार्ट करने वाले हैं और एक करके कम से कम विषयों में, कम से कम टॉपिक्स के अंतर्गत, या कहना चाहिए रेलेवेंट टॉपिक्स के अंतर्गत, जो प्रासंगिक जो टॉपिक्स हैं उनके अंतर्गत हम फिजिक्स को तैयार करेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आने वाली परीक्षाओं में हल कर पाएँ। तो इसके लिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। अगर बात करें फिजिक्स की, यानी भौतिक शास्त्र, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की अगर बात करें तो ये हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं फिजिक्स की या भौतिक शास्त्र की, तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि हमारे लिए भौतिक शास्त्र में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको हम एक करके अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ, तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि हमको पता लगे कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, तो इसमें सबसे पहली जो विधा आती है भौतिकी में, जो पहला टॉपिक आता है, जैसे हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है यांत्रिकी। क्या आता है? यांत्रिकी। इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहते हैं इसे हम। और मैकेनिक्स के अंतर्गत हमें जो जितनी भी हमारी जो जनरल फिजिक्स है वो पूरी मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है, चाहे आपका मेजरमेंट्स हो, यूनिट्स हो, या लॉ ऑफ मोशन हो, ठीक है ना, प्रेशर हो, आपका ये जो जितना भी ये जो फिनोमिनन है, गति, बल के नियम, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारा कुछ जो है वो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें दूसरे टॉपिक की, तो मैकेनिक्स के बाद जो हमारा जो अगला जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज हीट। ऊष्मा या ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा यानी हीट, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी, इससे भी संबंधित काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर बात करें तीसरी चीज की, तो वेव थ्योरी यानी तरंग गति के बारे में पढ़ा जाता है, तरंग और ध्वनि के बारे में पढ़ा जाता है, यानी वेव्स एंड साउंड, यानी इसको आप ऐसे कह सकते हैं, तरंग, गति और ध्वनि, ठीक है, दैट इज वेव मोशन एंड साउंड, ठीक, इसके बारे में, क्योंकि साउंड भी एक तरह की वेव है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट दूसरे टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रकाशिकी, दैट इज ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश और उससे संबंधित तथ्य, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत और चुंबकत्व, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक आपका आता है। और सबसे अंत में अगर बात करें तो कुछ रेलेवेंट टॉपिक और आते हैं जिनको जिनको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं, यानी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक, ये है आपका आधुनिक
भौतिकी, इसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। इसमें क्या आता है? इसमें आपका न्यूक्लियर साइंस आ जाती है, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स की स्टडी आ जाती है, लेजर टेक्नोलॉजी आ जाती है, मेजर टेक्नोलॉजी आ जाती है। इस तरह के जो आधुनिक भौतिकी से संबंधित जो विषय और आविष्कार हैं वो क्रमशः इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमको पूरी भौतिकी को इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। यांत्रिकी, दैट इज मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा, तरंग गति ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी, जो आजकल के या करंट टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं भौतिकी क्षेत्र में, उससे रिलेटेड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको पढ़ेंगे। अपने आप में ये वैसे तो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन रेलेवेंट टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आधार बना के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जिससे कि आप आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो इसके लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, और उस टॉपिक का नाम है मापन। मापन, दैट इज मेजरमेंट। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, मापन या मेजरमेंट के अंतर्गत। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन, और क्या कह सकते हैं आप इनको? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स यानी इकाई, तो आप इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इकाइयों का मापन करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही यही है, भौतिकी का जो एक बेसिक जो सिद्धांत है वो ये है कि हमें भौतिकी के अंतर्गत सबसे पहले चीज़ों के मापने की प्रणाली को सीखना होगा, यानी चीज़ों के मापन की प्रणाली को सीखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना होगा, कुछ ऐसी इकाइयों के बारे में जानना होगा जिनसे भौतिक राशियों को मापा जा सके ना। भौतिक राशियाँ, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि भौतिक राशियाँ, हमें वो राशियाँ जिनको हम मेज़र कर सकें, जिनको मेजरमेंट कर सकें, उसके जो पैमाने हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ना, और उनको कैसे उन क्रमिक रूप से उन पैमानों में मापा जा सकता है, इस बारे में पढ़ना, ये हमारे टॉपिक के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भौतिक राशि क्या है एग्जैक्टली। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वह एक भौगोलिक, मतलब आप कहना चाहिए वह एक भौतिक एंटिटी है जिसे मापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। तो भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी भौतिक इकाई है जिसे क्या करा जा सके, जिसे मापा जा सके, दैट इज जिसे मेजर किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, यानी मापा जा सके, ठीक, मापा जा सके यानी जिसे मेजर किया जा सके, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक। तो जो चीज मापी जा सके, आपको पता है कि भौतिक रूप से, स्थूल रूप से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बल्क मटेरियल होते हैं, उनको किसी न किसी यूनिट में व्यक्त करते हैं, उनको मापने के टर्म में करते हैं, जिसे मापा जा सके, वही भौतिक राशि है, वही फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना, ये सारी चीजें जो हैं क्षेत्रफल है। जैसे लंबाई अगर बात करें, क्या मापा जा सकता है? तो किसी भी वस्तु की लंबाई यानी लेंथ मापी जा सकती है, उसका द्रव्यमान मापा जा सकता है, दैट इज उसका मास मेजर किया जा सकता है। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। समय को मापा जा सकता है, ठीक है, समय को मापा जा सकता है, दैट इज टाइम को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और भी कई चीजें, क्षेत्रफल है, घनत्व है, ऊंचाई, मतलब कुछ भी, ये सब चीजें सारी की सारी चीजें मेजर करी जा सकती। मैं भी आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसे मापा जा सके वही भौतिक राशि है। अब उसको व्यक्त करने के लिए क्या है, पूर्णता व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि के मान को पूर्णता व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक उसके मान की और एक उसके मात्रक की। यानी भौतिक राशि जो है, एक भौतिक राशि जो है यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है, वो दो पदों में व्यक्त की जाती है। किस पदों में? एक उसका मान, दैट इज उसकी वैल्यू, एक उसका मान यानी उसकी वैल्यू, प्लस उसका मात्रक,
दैट इज यूनिट, दैट इज यूनिट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें भौतिक राशि के एग्जैक्ट मापन में या पूरी तरीके से मापन के योग्य बनाता है, या हम उसको माप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 10 मीटर, एग्जांपल की अगर बात करें, आपने लिखा 10 मीटर्स। नाउ अब ये जो 10 मीटर्स है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो 10 और एक मीटर्स। नाउ द 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो क्या है, वो गणितीय मान, यानी जो इसका मान है, वैल्यू है, वो 10 है। एंड 10 व्हाट, 10 क्या, यानी तो 10 जो उसके आगे लिखा हुआ वर्ड है, दिस इज एम, मीटर। ना ये वो भौतिक राशि है जो ये बताती है कि हम किसी लंबाई का मापन कर रहे हैं, क्योंकि मीटर जो है वो लंबाई का मूल मात्रक है। तो इसका मतलब ये है किसी भी भौतिक राशि को मान और मात्रक के संयोग से ही सही तरीके से क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यानी मान और मात्रक को जब आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपकी भौतिक राशि का एक पूरा तरीके से मेजरमेंट हो पाना संभव होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, हाँ जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मापन का क्या, एक छोटा सा एक इतिहास के बारे में भी जानेंगे, और मापन के बारे में जानेंगे कि मापन की विश्व में कौन कौन सी प्रणालियां पूर्ववर्ती जो थी वो प्रचलित थी, और कौन कौन सी प्रणालियां हैं जो आज के समय में तर्कसंगत हैं और मतलब आज भी प्रचलित हैं। तो अगर बात करते हैं मापन की प्रणालियों की, तो मापन की प्रणालियां, नाउ मापन की प्रणालियां से तात्पर्य है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। अगर बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की, मापन की प्रणालियों की अगर बात करें, तो जो मापन की हमारी जो प्रणालियां हैं वो क्या हैं, उनको अगर बात करते हैं तो ये मूल रूप से 4 प्रकार की, मूल रूप से ये 3 प्रकार की थी। चौथी प्रणाली जो आई है उसने उन सबको कंबाइन कर दिया, या ये कहना चाहिए कि वो आधुनिक प्रणाली के रूप में प्रचलित है। तो जो मापन की जो प्रणालियां जो पूर्ववर्ती प्रचलित थी वो प्रणालियां कौन कौन सी थी, तो उनमें एक जो पहली हमारी प्रणाली है वो है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली या एफपीएस सिस्टम, उसको सिस्टम लिख लीजिए, एफपीएस सिस्टम। नाउ इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है वर्ड कि एफपीएस क्या है। तो एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड एंड सेकेंड। ठीक, अगर बात करें एफपीएस प्रणाली की, तो एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ये प्रणाली प्रचलित रही है। ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में इसी प्रणाली को फॉलो किया जाता रहा है पहले समय से भी, और आज भी इसी प्रणाली को ही प्रचलित किया जा रहा है। हालांकि एसआई स्टैंडर्ड की भी मात्रक जो है वो पूरी दुनिया में प्रचलित है, लेकिन जो मूल प्रणाली की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रणाली, जो एफपीएस प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। दूसरी प्रणाली हमारी आती है सीजीएस प्रणाली, दूसरी प्रणाली हमारी आती है सीजीएस सिस्टम या सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम। इसके बारे में अगर बात करें सीजीएस सिस्टम के बारे में, तो ये अगर इसका स्टैंड देखें क्या है, तो ये सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकेंड में व्यक्त करती है, यानी द्रव्यमान को, सॉरी आपके लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में और समय को सेकेंड में। ये लंबाई को फुट में, लंबाई को उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। ठीक है, अब ये जो सीजीएस प्रणाली है, इस सीजीएस प्रणाली को हम लोग फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसे फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्रेंच सिस्टम, बिकॉज फ्रेंच, इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। कारण ये कि ये प्रणाली फ्रांस में शुरुआत में प्रचलित थी। असलियत में ये फ्रांस और ब्रिटेन के नाम पे इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता है कि जब औद्योगिक क्रांति 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, 16th सेंचुरी में, तो ये यूरोप के ही कुछ देश जो है वो उद्योगों का और कहना चाहिए व्यापार का एक तरीके से आरंभिक स्थान थे, या इनिशिएट इन्होंने किया। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा अपनी हिस्ट्री की क्लास में। तो ध्यान रखिए कि ये प्रणालियां, क्योंकि व्यापार की प्रणाली या व्यापार को इतने बड़े लेवल पे, ग्लोबलाइज लेवल पे सबसे पहले यूरोपीय देशों ने शुरू किया। आपने देखा होगा कि दुनिया में जहां जहां भी एक्सप्लोरेशन हुए, जहां जहां पर भी
कॉलोनीज बसाई गई, वहाँ ज़्यादातर जो एक्सप्लोरर्स थे या जो यात्री थे वो यूरोपीय मूल के थे, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो ब्रिटिश हों, चाहे वो फ्रेंच हों। हमारे यहाँ भी फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच, ये सारे लोगों ने एक करके जो है भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, और अंग्रेज तो पूरी तरीके से यहाँ पे बस ही गए, है ना। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से, तो इसलिए इन प्रणालियों, क्योंकि ये बड़े उस समय व्यापारिक हब थे, कहना चाहिए ये बड़े व्यापारिक केंद्र थे तत्कालीन समय में, तो यहाँ की जो प्रणालियां थी वो विश्वव्यापी हो गई, क्योंकि जब ये देश किसी के साथ व्यापार करते थे तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी ओरिजिनल जो इनकी प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसी के अंतर्गत व्यापार को प्रेफर करते थे। हालांकि बाद में यही चीज़ दूसरे देशों के लिए समस्या बन गई, और उसकी वजह से फिर हमारी आज जो प्रचलित प्रणाली है उसका जन्म हुआ। तो इसमें तीसरी प्रणाली की बात करें अगर, तो तीसरी जो हमारी प्रणाली आती है वो आती है MKS सिस्टम। And now MKS stands for मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक। नाउ दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली और मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली। इस सिस्टम को मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो है मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो समस्या क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो प्रणालियां हैं ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित थी। क्या थी, क्षेत्र। जैसे ये दोनों यूरोपीय देशों के क्षेत्र से संबंधित हैं, और बाकी जो देश थे वो MKS प्रणाली को प्रेफर करते थे, जो अदर देन यूरोपियन कंट्रीज होते थे। तो ये तीन मौलिक या तीन रूप से मूल प्रणालियां ये प्रचलित थी। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता और व्यापार और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, वैसे वैसे क्या हुआ, या अब देशों के बीच में व्यापार काफ़ी ज़्यादा होने लगा, और अलग अलग देशों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे देश जो है जो औपनिवेशिक पद्धति से आज़ाद हो चुके थे, तो उन लोगों ने भी व्यापार प्रणालियां अपनी शुरुआत करी और व्यापार करना शुरू किया। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आई कि जो यूरोपीय देश थे वो अपने तरीके से अपने यूनिट्स को फॉलो करते थे, जबकि जो अदर कंट्रीज थे वो अपने यहाँ के लोकलाइज्ड सिस्टम को फॉलो करते थे। तो क्या हुआ, जब व्यापार की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ गई तो सभी देशों ने मिलकर एक प्रयास किया और एक कॉन्सेप्ट रखा कि क्यों ना एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए, एक ऐसी व्यापारिक प्रणाली या एक ऐसी मापन प्रणाली विकसित की जाए जिससे कि सभी देश जिसके साथ में सहमत हों और व्यापारिक गतिविधियों को ग्लोबलाइज लेवल पर सभी के साथ मिलकर चलाया जा सके। तो जब इस तरह की चीज़ें अस्तित्व में आई तो 1960 में, 60 के दशक में कहना चाहिए, या 1960 में एग्जैक्टली अगर बात करें तो 1960 में एक ऐसी प्रणाली विकसित हुई जिसके अंतर्गत सभी देश जिससे सहमत हुए, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सिस्टम की रूपरेखा बनाएंगे, ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर क्या है, जहाँ पर चीज़ें जो है मतलब जो है सभी के लिए एक जैसी हों, यानी इकाइयाँ जो हैं वो एक जनरलाइज तरीके से इस्तेमाल हों, ठीक है ना, जनरलाइज तरीके से इकाइयों का इस्तेमाल हो। तो मापन की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, है ना, CGPM जिसे बोलते हैं CGPM, तो CGPM ये मापन की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, मापन की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसे CGPM कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इनके 11वां जो सम्मेलन हुआ, 11th मीटिंग जो हुई, कहना चाहिए 11th मीटिंग, और ये कब हुई, ये हुई 1960 में, 1960 में। तो 1960 में जो CGPM की 1960 में जो 11th मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम मापन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, है ना, और मापन के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर जो है एक ऐसा मापन प्रणाली बनाएंगे जो सभी देशों में लागू हो। और इसके अंतर्गत इन्होंने छह मूल राशियां स्वीकार की। क्या करी, 6 मूल राशियां स्वीकार करी, और ये कहा गया कि दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बाद में कुछ समय बाद 1971 में एक और राशि ऐड कर दी गई, एक और फंडामेंटल राशि, जो कि थी हमारी लास्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज मोल। अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, तो अभी समझ लीजिए हिस्टोरिकली एक और मूल राशि ऐड कर दी गई, तो टोटल जो है वो मूल राशियां कितनी हो गई, 7। नाउ मूल राशियां कितनी हो गई, 7। अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए
कुछ मूल मात्रक और मूल राशियां इंट्रोड्यूस की गई। तो जो राशियां इंट्रोड्यूस की गई तो उनके मात्रक भी इंट्रोड्यूस किए गए, यानी इनके मात्रक भी आए इनके साथ में। और अब कुल मिलाकर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 7 मूल मात्रक हो गए, जो कि 7 फंडामेंटल मूल राशियों को मापते हैं। और ऐसा निर्णय लिया गया कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, वो इन्हीं मूल राशियों के अंतर्गत होगा। यानी ज्यादातर देश इस सिस्टम को फॉलो करने लगे, जिससे कि व्यापार की जो एक तरीके से जो एनोमलीज आ गई थी, या व्यापार में व्यापारिक गतिविधियों के दौरान जो यूनिट चेंज करने का जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया था कि चेंज इन यूनिट कराकर या यूनिट चेंज करके क्या होने लगा, जब यूनिट की प्रॉब्लम होती थी, एक देश ने एक अलग यूनिट में अपना सामान भेजा और दूसरे देश ने अलग में मेजर किया, तो उससे बहुत सारे कैलकुलेटिव इश्यूज आने लगे थे। तो अगर कोई एक चीज एक मात्रक को फॉलो किया जाएगा तो बहुत सारी आसानी होने लगी। उसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण करने में भी, वस्तु का मूल्य भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगी, जो कि पहले आती थी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिससे कि सुविधा, व्यापारिक सुविधा काफी ज्यादा मात्रा में हो गई। तो अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी इस तरह की राशियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, तो अब हम लोग इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। कि आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको समझते हुए जानेंगे, यानी उन मूल राशियों से क्या रिप्रेजेंट होता है ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे इसी के साथ साथ में। तो जो ये हैं, ये 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक ना, वो इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है, जो उसकी डेफिनेशन है, यानी जो उसकी परिभाषा है वो क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मूल राशियां या मूल इकाइयां या मौलिक इकाइयां। तो इसमें क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि फंडामेंटल जो जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी मूल राशियां हैं या जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो किसी दूसरे क्वांटिटी पर या दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं। दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, पहली अगर डेफिनेशन की बात करें तो दे आर इंडिपेंडेंट। यानी ये क्या है? ये पूरी तरीके से स्वतंत्र राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? स्वतंत्र ना। स्वतंत्र का सीधा सा मतलब ये है कि ये अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं है। ठीक है ना, यानी इनको किसी दूसरी भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ये अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, और दूसरी राशि पर ये डिपेंड नहीं करती हैं, ना ये डिपेंड करती हैं, ना किसी से मिलाकर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इनको 7 जो है इनके 7 प्रकार की ये राशियां बताई गई हैं। अगर बात करते हैं 7 राशियां और 7 ही मूल मात्रक है। तो कौन कौन सी राशियां हैं अगर बात करें? एक तरफ अगर हम इसको कर लें फिजिकल क्वांटिटी, तरफ हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख लें, और दूसरी तरफ लिख लें उसकी यूनिट के बारे में, दैट इज उसके मात्रक के बारे में, जो कि हमारा मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक है, ये मूल राशियां हैं और ये मूल मात्रक है। तो मूल राशियां अगर बात करें तो कौन कौन सी है? सबसे पहली अगर बात करें तो सबसे पहली है लंबाई, दैट इज लेंथ। सबसे पहली है लंबाई यानी लेंथ, और इसकी जो इकाई है वो है, इसकी जो इकाई है वो क्या है? वो है आपकी मीटर। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी इकाई जो है वो है मीटर। ठीक, या एम। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मीटर या एम में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन मीटर में होता है, ना कि लेंथ। यानी इसको हम एल नहीं लिखेंगे, इसको हम स्मॉल एम लिखेंगे। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जितने भी मात्रक होते हैं, जो मात्रक जो सिर्फ यूनिट्स हैं, यानी जो किसी पर्टिकुलर टाइप के किसी साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड नहीं है, उन सबको स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जितने भी वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित मात्रक आते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ पर जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स की यूनिट्स ही यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। आप देखिए, तो ये मीटर, अब ये इसका सिंबल एम है और इसकी इकाई जो है वो मीटर है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है द्रव्यमान। इसके बाद आता है द्रव्यमान दैट इज मास। ठीक, मास। इकाई की बात करें तो इकाई है इसकी किलोग्राम। इकाई क्या है इसकी? किलोग्राम।
किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है दैट इज केजी। सिंबल इज केजी। नाउ यू अगर बात करें सिंबल केजी, अब इसको एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मास को एम लिख देते हैं या कैपिटल एम कर देते हैं। तो ये मूल मात्राओं के पदों में आपको ऐसा नहीं करना है। मूल मात्राओं के पदों में ये केजी ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? केजी। इसके बाद आता है समय। समय दैट इज टाइम, और इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसका मात्रक है आपका सेकेंड। सेकेंड या स्मॉल एस, सेकेंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आ जाता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर। इसे किसमें मापते हैं? एम्पियर में, एंड द सिंबल इज ए। ठीक। इसके बाद आ जाता है, ठीक। अब आप देखिए, जैसे ही एक वैज्ञानिक का नाम आया, एम्पियर का नाम आया, वैसे ही कैपिटल ए हो गया लेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला देखिए, अगला है आपका तापमान या तापक्रम, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। अगला क्या है आपका? तापमान या ताप कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट है वो है केल्विन। अब देखिए, केल्विन भी एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए कैपिटल के। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर कोई राशि वैज्ञानिक के नाम से शुरू होगी, कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम शुरू होगा, तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा, और बाकी अगर कोई जनरल वर्ड है तो वो स्मॉल लेटर्स में होगा। ध्यान रखिए इस बात का। इसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम व्यक्त करते हैं कैंडेला में। कैंडेला, और ये भी है आपका कैपिटल सी स्मॉल डी, दैट इज सी डी। अगर दो अक्षर का नाम आता है तो उसे हम बताते हैं, उसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और दूसरा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। ठीक है। तो ये है, इसको इधर भी लिख देते हैं अगर, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। जैसे लिखा था मैंने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या ये 6 था आपका ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हमने मापा था किसमें? कैंडेला में। किसमें मापा था? कैंडेला। कैंडेला या सीडी। ठीक। इसके बाद आता है आपका सेवेंथ, और सेवेंथ है आपका जो लास्ट में ऐड किया गया, जो 60th ये कहना चाहिए 11 CGPM हुई थी 1960 में। वहाँ पर 6 ही मौलिक राशियाँ थी, मूल राशियाँ या मूल मात्रक थे। जो 7वां मूल मात्रक है वो 1971-72 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया, जो था पदार्थ की मात्रा। क्या था? पदार्थ की मात्रा, दैट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एंड इसको हम लोग मापते हैं किसमें? मोल में। इसको मापते हैं मोल, और रिप्रेजेंटेशन है इसका MOL। रिप्रेजेंटेशन इसका है MOL, दैट इज मोल। ठीक। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये 7 मूल मात्रक हैं, ये 7 मूल मात्रक हैं जो हमने पढ़े। अगर बात करते हैं इनके ऊपर एक एक करके बात करें, लंबाई, लेंथ, आपको पता है कि लंबाई है, लेंथ है किसी भी चीज की, जो एक लेंथ ब्रेड्थ या विड्थ जो है कैलकुलेट करते हैं वो मीटर में करते हैं, तो ये लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, हम सब लोग इसको जानते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है ना? उसमें अमाउंट ऑफ मैटर जो है, अगर बात करें कि वो कितना जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के अलावा वो कितने मैटर को जो है वो अपने अंदर जो है रखता है, दैट इज योर द्रव्यमान, दैट इज मास। समय की बात करें तो टाइम है, उसकी यूनिट सेकेंड है, सेकेंड के साथ चलते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको एम्पियर में मापते हैं। तापमान को केल्विन में मापते हैं।
दैट मीन्स ध्यान रखिएगा कि मूल मात्रक केल्विन है। केल्विन टेम्परेचर के अलावा, टेम्परेचर को केल्विन के अलावा भी कुछ भौतिक मूल मात्रकों में मापते हैं जो हम लोग ऊष्मा के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जैसे डिग्री सेल्सियस है आपका, या फ़ारेनहाइट है, या र्यूमर है, इसमें भी मापते हैं, लेकिन वो सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। जो फंडामेंटल यूनिट टेम्परेचर की वो क्या है, कैंडेला है, वो सॉरी केल्विन है। इस बात को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, तो ये कैंडेला है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर तो आपको पता है किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने की जो प्रवृत्ति होती है उससे हम टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है ना, जो उसका लेवल होता है। लेकिन ज्योति तीव्रता की अगर बात करें कैंडेला की, तो ज्योति तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता का तात्पर्य एक ऐसे मतलब एक ऐसे प्रकाश की घनत्व से है जब कोई प्रकाश स्रोत जलता है, या प्रकाश स्रोत जब कोई अपना प्रकाश दे रहा होता है, उस समय जितनी भी वो फोकस या जितना भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश देते समय वो किसी सरफेस के जितने यूनिट एरिया पर जो प्रकाश की मात्रा को डालता है वो उसकी ज्योति तीव्रता कहलाती है। यानी यूनिट एरिया पर जितनी ज़्यादा लाइट पड़ रही होगी उतना ज़्यादा वो क्या कहलाएगा, उतना ज़्यादा वो ल्यूमिनस कहलाएगा, उतना ही उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ल्यूमिनोसिटी होती है एक तरह की, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला में। बात करते हैं जो तीव्रता हो गया। पदार्थ की मात्रा की बात करें जो बाद में ऐड किया गया, ये अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है। जो मोल कॉन्सेप्ट है, आपने मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में 11th 12th में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा। उसमें क्या था, मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मोल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो मौलिक पदार्थ हैं, जो मूल यानी अमाउंट ऑफ मैटर, आपने पढ़ा होगा एक एवोगैड्रो संख्या 6.023 6.022 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर, यानी किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के अगर 6.0223 6.022 इंटू 10⁻23 अगर इतने एटम, आयंस या मॉलिक्यूल किसी भी एंटिटी के प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ कितना है, 1 मोल। ठीक, ये एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है। हम लोग इसको डिटेल में जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसको आपको डिटेल में वहां पर बताएंगे। अभी समझने वाली बात क्या है कि ये जो एक मोल है, या ये जो मोल है यानी जो पदार्थ की मात्रा है, इसको फंडामेंटल यूनिट्स में शामिल कर लिया गया वर्ष 1971 में, और तब से ये कुल मूल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई है? तब से कुल मूल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई है? हो गई है 7, यानी 7। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है कि मूल मात्राओं की संख्या कितनी है, लेकिन क्योंकि अब ये प्रश्न का जो स्तर है वो काफ़ी आसान हो गया है और इस तरह के प्रश्न अब आजकल नहीं आते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको फंडामेंटली ये बात पता होनी चाहिए कि मूल मात्राओं की संख्या कितनी है, 7। अब इसी के अतिरिक्त इन मूल मात्राओं के अलावा अगर बात करें तो कुछ और नए मात्रक इंट्रोड्यूस करे गए हैं जिन्हें हम कहते हैं संपूरक मात्रक। क्या कहते हैं? संपूरक मात्रक। क्या कहते हैं? संपूरक मात्रक या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये कुछ ऐसे मात्रक माने गए। अब इनके बारे में भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं हम। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के अंतर्गत कुछ ऐसे मात्रकों को जो है डेवलप किया गया है जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल मात्रक है उनसे थोड़ा सा हट के हैं। तो वो मात्रक कौन से हैं? इधर हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इधर हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कौन सा जो है हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी ली हुई है, फिजिकल क्वांटिटी। और अगेन इधर लिखते हैं हमारा मात्रक या यूनिट। क्या लिखते हैं? मात्रक या यूनिट। तो देखिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है समतल कोण। समतल कोण, या इंग्लिश में से कहेंगे प्लेनर एंगल। प्लेनर एंगल। नाउ व्हाट इज प्लेनर एंगल? प्लेनर एंगल को मापते हैं रेडियन में। किसमें मापते हैं? रेडियन। तो हमारा जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा मात्रक? हमारा रेडियन हो जाएगा हमारा मात्रक। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आपका सिंबल जो है वो है रैड, RAD स्मॉल में रैड या रेडियन। अब समझिए ध्यान से समतल कोण। एक और देख लीजिए फिर दोनों को एक साथ समझाते हैं। दूसरा है हमारा घन कोण।
दूसरी जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज घन कोण, या इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और इसका मात्रक है स्टेरेडियन। क्या नाम है? स्टेरेडियन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, स्टेरेडियन। तो ध्यान से समझिएगा इसको, एस आर। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये दोनों राशियां क्या हैं। एक समतल कोण है और एक घन कोण है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे यूनिट्स हैं। समतल कोण क्या होता है? समतल कोण का तात्पर्य ऐसे कोण से, ऐसे एंगल से जो जो दो एक्सिस के इंक्लिनेशन से बनता है। यानी कोई भी दो अक्षों का झुकाव, चाहे वो दीवार हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी दो अक्ष जो हैं, दो एक्सिस जो हैं, उनका जो आपस में झुकाव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्लेनर एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे दो एंगल हैं, एक ये एक्स एंगल है, एक ये एंगल है, और एक ये एंगल है। ठीक है, आपको पता है कि ये एक्यूट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है, और एक सम कोण है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एक्सेस एक निश्चित तरीके से एक दूसरे पर क्या हुई है? इंक्लाइंड है। ठीक है, तो जब भी दो प्लेनर एक्सेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं तो हम उसे प्लेनर एंगल कहते हैं, और उसकी माप हम लोग रेडियन में उसको व्यक्त करते हैं। जबकि जो दूसरा वाला हमारा जो था, ये जो दूसरा वाली हमारी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट थी, दैट इज सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन, इसकी खासियत क्या है कि ये 3D एंगल है। ये कैसा एंगल है? ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है जिसको एक सतह पर या एक सरफेस पे डिपेक्ट कर पाना या उसको रिप्रेजेंट कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम इसको स्टेरेडियन में मापते हैं। अब मैं इसका भी एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। ये आपके समतल कोण का उदाहरण है। और बात करते हैं अगर घन कोण की या सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जो किसी पॉइंट पर किसी सरफेस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, जैसे ये एक सरफेस है, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक सरफेस है, देखिए ध्यान से, एक सरफेस है, ये एक पूरा एक सर्कुलर एरिया है जिसका एक डेफिनेट एरिया है, और एक सर्कुलर एरिया है जिसका एक क्षेत्रफल है, एक निश्चित क्षेत्रफल है। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, ये एक पूरा सर्कुलर एरिया इस पॉइंट पर, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सर्कुलर एरिया इस पॉइंट पर जाकर क्या हो रहा है? इंक्लाइंड हो रहा है। और जब ये इस पॉइंट पर जाकर इंक्लाइंड हो रहा है तो ये एक सर्कुलर एंगल का निर्माण कर रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर एक विशेष प्रकार का कोण बन रहा है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म का एंगल बन रहा है। आप इसको समझने के लिए अपने दिमाग में एक आइसक्रीम कोन का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। आइसक्रीम कोन, जैसे आपने एक आइसक्रीम कोन देखा होगा, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? एक आइसक्रीम कोन में का ऊपर का एरिया एक सरफेस एरिया होता है, और वो सरफेस एरिया, उसकी जो नोक होती है उस पर एक एंगल बनाता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। नाउ दिस एंगल इज योर सॉलिड एंगल, दिस एंगल इज योर सॉलिड एंगल। एक चीज और कर सकते हैं, एक और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल कई सारे स्पॉट्स यानी कई सारे चकत्तों को मिलकर बनी होती है। तो वो स्पॉट आप सोचिए एक इमेजिनरी सिचुएशन करिए क्रिएट, कि जो फुटबॉल का जो सेंटर होगा, वो सेंटर पर जो फुटबॉल का वो जो एरिया है, जो एक हेक्सागोनल या स्क्वायर एरिया, जो एक पेंटागोनल भी हो सकता है, वो एरिया जो एंगल बनाता है, वो एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, वो भी सॉलिड एंगल का एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल आपका ये हो सकता है जो आप आइसक्रीम कोन दे। अब ये कोण घन कोण है, तो इसको भी हमने क्या माना है? इसको भी हमने एक फंडामेंटल यूनिट माना है, जो कि हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। कौन सी यूनिट है? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। तो इसलिए अभी तक तो आप इसको रटते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको समझ लेना है। कारण ये है कि इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आपको पता है यूपीपीएससी और पीएससी के एग्जाम्स में आपके कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है बाकी चीजों की अपेक्षा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो आप लीक से हटकर भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, और अगर आप बचपन से जैसे चीज़ों को रटते आए हैं, अगर उसी फॉर्म में रटेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो और आपको उसकी अवधारणा या उसकी हाइपोथेसिस ही समझ में ना आए। ठीक है ना? तो यहाँ पर चीज़ों को जब भी विज्ञान को भी पढ़ेंगे
तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे कि अगर उसका अनुप्रयोग कोई भी परीक्षा में पूछा जाए तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हो। तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से विज्ञान को पढ़ना है, पूरा व्यवहारिक तरीके से पढ़ना है। ये कोई 10+2 की या 10th की या 12th की या इन चीज़ों की ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 10th या 12th लेवल की हमको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि वो लेवल अलग, मतलब वो लेवल अलग क्या है कि मतलब उसकी उसमें इंटेंसिटी ऑफ जो रीडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें इसके व्यावहारिक पहलू को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हमें इसके व्यावहारिक पहलू को पढ़ना है, यानी ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो व्यावहारिक तरीके से हम चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकें और उनको अपने कॉन्सेप्ट्स में इवॉल्व कर सकें। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो अब आगे आ जाते हैं अगले हमारे टॉपिक पे। तो अगला जो हमारा इसी में है, अभी हमने पढ़ा मूल मात्राओं के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे मात्रक होते हैं, यानी हमारी जो यूनिट्स हैं, वो दो तरह की हैं। बेसिकली दो तरह की यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? एक तो है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमने अभी आपको बताई। एक है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी है हमारी डेराइव्ड यूनिट्स। दूसरी कौन सी है? डेराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमारी कहलाती है मूल, वो कहलाते हैं मूल मात्रक, और जो डेराइव्ड यूनिट है वो कहलाती है हमारे व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक। तो मूल राशियों के बारे में तो हमने पढ़ा, मूल मात्राओं के बारे में पढ़ा कि कितने होते हैं, ये 7 होते हैं टोटल। बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। इनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत की कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, यानी इनकी प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, बल्कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन जब बात करते हैं व्युत्पन्न की, तो दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है? ये डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये सीधे सीधे किस पर आश्रित हैं? ये मूल मात्रकों पर आश्रित हैं, मूल मात्रकों पर आश्रित हैं, इन पर डिपेंड नहीं है। यानी इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ेगा। इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मूल मात्राओं का सहारा लेना पड़ेगा, यानी मूल मात्राओं के सहारे के बगैर ये नहीं बन पाएंगे। इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट्स, या कैसे मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। तो इनके बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जो कि हमारे आगे काम आएंगे। तो अगर बात करते हैं कुछ डेराइव्ड यूनिट्स की, तो एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये हमने मूल मात्राओं की सहायता से इन यूनिट्स को डेराइव किया है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो देखेंगे ध्यान से, बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। व्युत्पन्न मात्रक। एक एग्जाम्पल से पहले समझिए, फिर इसकी एक डिटेल मैं आपको एक टेबल भी प्रोवाइड करूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, डेराइव्ड यूनिट्स की अगर बात करते हैं, तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? डेराइव्ड यूनिट्स वो हैं, वो इकाइयां हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, वो कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां या डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हमारा क्षेत्रफल या एरिया। अगर बात करते हैं एरिया की या क्षेत्रफल की, तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है। अगर किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक। अब आपको पता है कि लंबाई जो है, लंबाई का मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो है मीटर। और आपको पता है कि चौड़ाई भी एक तरह की लेंथ है, और ऊंचाई भी एक तरह की लेंथ है। ये बात हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही एक प्रकार की मौलिक रूप से या मूल रूप से क्या है? लेंथ, यानी लेंथ मापने की इकाइयां हैं, लेंथ हैं और लंबाइयां हैं, और दोनों ही मीटर में व्यक्त करते हैं। तो अगर हम लंबाई की यूनिट और चौड़ाई की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा निकल के आता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर।
तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है इसकी मतलब इकाई निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल की इकाई क्या हो गई, वर्ग मीटर। अब क्योंकि हमने क्षेत्रफल की इकाई को निकालने में लंबाई के मूल मात्रक का सहारा लिया है, ठीक है ना, वी हैव टेकन हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ in calculating the unit of area, that is why this is termed as derived unit। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये व्युत्पन्न हुई है, ये डेराइव हुई है किससे, मूल मात्रक से, लंबाई के मूल मात्रक से क्षेत्रफल की डेराइव्ड यूनिट जो है वो डेराइव हुई है, इसलिए ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है किसका, क्षेत्रफल का। और बात करें तो हम बात कर सकते हैं हमारे आयतन की यानी वॉल्यूम की। वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम केस में आपको पता है फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, मीटर अगेन मीटर, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। तो जब जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी उसके साथ साथ में यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि को न्यूमेरिकल प्लस यूनिट के टर्म्स में व्यक्त किया जाता है, तो यहां पर हमने न्यूमेरिकली भी इसकी वैल्यू को डिराइव किया और न्यूमेरिकली डिराइव किया, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे। लेकिन जो हम यूनिट को डिराइव कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट को जो हम मल्टीप्लाई करके जो हमारे सामने आएगा वो आएगा मीटर क्यूब। क्या आएगा, मीटर इंटू मीटर या मीटर क्यूब, या अगर इसको हिंदी में कहना चाहें तो कहेंगे घन मीटर। क्या कहेंगे, घन मीटर। तो इस तरीके से आयतन की इकाई क्या हो गई, घन मीटर हो गई या मीटर क्यूब हो गई। इस तरीके से बहुत सारी दूसरी भौतिक राशियां जो हैं वो कैलकुलेट करी जा सकती हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं वेग यानी वेलोसिटी। आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, या आप इसको इस टर्म में भी बोल सकते हैं कि क्या है, ये आप चाल के रूप में भी लिख सकते हो। तो वेग बराबर क्या होता है आपका, जैसा कि आपको पता है कि वेग बराबर होता है क्या, दूरी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी समय, ठीक। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो भी दूरी है, दूरी कह सकते हैं या विस्थापन कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट या दूरी को किस में व्यक्त करेंगे, मीटर में, अगेन क्योंकि वो भी क्या है, लेंथ है, टाइप ऑफ लेंथ है। तो ये हो गया लेंथ अपॉन, और टाइम को बोलते हैं टाइम यानी टाइम। तो लेंथ हो गया आपका मीटर और टाइम हो गया सेकंड, तो यूनिट निकल के क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया कि वेग की इकाई क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा डेराइव्ड यूनिट का निकालने का तरीका है। तो इस तरीके से बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट पॉसिबल हैं। एक्सेलरेशन भी इसमें शामिल हो सकता है, वेलोसिटी भी इसमें शामिल हो सकती है ना। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और कारक जो है शामिल हो सकते हैं, बल शामिल हो सकता है, ठीक है ना, संवेग शामिल हो सकता है। तो ये राशियां हैं जो मूल राशियां हैं, और मूल राशियां कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी डेराइव्ड यूनिट्स हैं जो हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, और इन पर आधारित प्रश्न पूर्ववर्ती परीक्षाओं में इस तरीके से पूछे गए हैं, जिसको मैं एक टेबलॉइड फॉर्म में आपको इस क्लास के जो नोटिफिकेशन है उसमें ऐड करा देंगे, और आपको लगातार ये आपको एक टेबलॉइड फॉर्म में मिल जाएगा कुछ। तो ये हो गई आपकी डेराइव्ड यूनिट। तो हमने डेराइव्ड यूनिट भी कैलकुलेट करना देख लिया कि डेराइव्ड कहाँ से निकली, डेराइव्ड निकली मूल मात्रकों से। और फंडामेंटल कहाँ से निकली, फंडामेंटल निकली कहाँ से, कि फंडामेंटली जो है चीज़ों को, अगर फंडामेंटल की बात करें तो इनको कहीं से डेराइव नहीं किया जा सकता। ये लगातार क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मूल राशियां इंडिपेंडेंट है और डेराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके लिए तो ये दो कैटेगरीज हो गई। इसके अलावा एक स्पेसिफाइड कैटेगरी भी होती है, विशिष्ट मात्राओं की भी एक कैटेगरी होती है। अब विशिष्ट मात्राओं की जो कैटेगरी होती है, विशिष्ट मात्रक जो होते हैं, विशिष्ट मात्रक कोई अलग मात्रक नहीं है, ये भी डेराइव्ड यूनिट्स ही हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है कि विशिष्ट मात्रकों में हम क्या करते हैं कि जो वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके इस यूनिट्स वाले चैप्टर में या इस टॉपिक में, मेजरमेंट में, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा। जैसे जूल हो गया आपका,
अब जूल कार्य का मात्रक है, लेकिन जूल ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब जो उसका MKS प्रणाली में जो नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो प्रचलित हैं। जैसे आप अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को, जैसे आप फ्रीक्वेंसी की बात करें इसे आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये पर मीटर भी होती है, लेकिन हम लोग इसको जनरली किसमें व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज में। हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज महोदय के नाम पे आ जाती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी राशियां, जैसे ओजोन परत की चौड़ाई की बात करें तो वो डॉब्सन में आ जाती है ना। तो इस तरीके से ये ऐसी बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे डायरेक्टली स्पेसिफाइड तरीके से डिपेंड करती हैं, और हम इनको एक अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग, जो एक टेबल हम लोगों ने मैंने आपके लिए एक कंपाइल करी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो टेबल क्या है। अगर उस टेबल की बात करें तो जैसे ये टेबल आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेटेड चीजें दी गई हैं जो एसआई मात्रक, इनके एसआई मात्रक लगातार पूछे जाते रहे हैं। एसआई मात्रक, जैसे ये सबसे पहले लिखा हुआ एरिया, ये मैंने अभी आपको बताया, ये आपका एरिया है, ये आपका जो क्षेत्रफल बताया मैंने, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने आयतन बताया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने वेग के बारे में चर्चा करी, तो ये होगी आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे त्वरण के बारे में जब मैं बात करूंगा तो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका भी निकल के देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही कार्य की बात करते हैं तो एक कार्य क्या है आपका, कार्य है वर्क, और वर्क निकल के आ रहा है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, तो कार्य का निकल के आ रहा है न्यूटन। अब जैसे न्यूटन है, अब ये न्यूटन एक स्पेसिफाइड इकाई, यानी एक इसको विशिष्ट मात्रक कहेंगे, ये भी व्युत्पन्न मात्रक ही है, लेकिन हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न लिखकर उसको न्यूटन लिख देते हैं। तो इस तरह के मात्रक जिसमें वैज्ञानिक का नाम एक यूनिट के रूप में पूछा जा रहा है या उसके रूप में प्रचलित हो गया है, ऐसे मात्रक भी परीक्षा में समय समय पर पूछे जाते रहे, तो ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक, क्योंकि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो दोनों का ही मात्रक जूल है। देखिए ध्यान से, दोनों का ही जो MKS पद्धति में मात्रक है वो आपका न्यूटन मीटर है एसआई पद्धति में, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं, यानी वन वर्ड में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जूल हो गया। देखिए शक्ति को जूल प्रति सेकेंड में व्यक्त कर सकते हैं या वॉट में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो शक्ति यानी स्ट्रेंथ यानी पावर के का जो मात्रक है वो भी आपका क्या हो गया, ये समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने उसमें, अभी मैंने आपको बताया था। ये है आपका आवेग, ठीक है, ये इसको बोलते हैं इम्पल्स, आवेग। तो आवेग होता है बल इंटू समयांतराल, बल है आपका न्यूटन और समयांतराल में आपका आ गया समय यानी सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड हो गया। ऐसे ही विद्युत आवेश कूलाम के नाम पर होता है, Q बराबर IT। वैसे तो एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे तो कूलाम आ गया। विद्युत धारिता फैराडे हो गया। आवृत्ति दैट इज फ्रीक्वेंसी, ये आपका हर्ट्ज हो गई। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये प्रतिरोध क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये किसके नाम पे, ये है ओम, ओम के नाम पे। प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रा हो गया ओम मीटर। दाब की बात करें तो ये पास्कल महोदय के नाम पर है। पास्कल महोदय जो थे, इन्होंने दाब के जो पास्कल के नियम, जो दाब आधारित नियम इन्होंने बनाए थे, तो पास्कल एक यूनिट है। और वैसे P बराबर F/A होता है, तो न्यूटन इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये भी यूनिट है। ऐसे ही हीट की बात करें, ऊष्मा की, तो ऊष्मा की यूनिट कैलोरी हो गई। ऊष्मा की यूनिट क्या हो गई, कैलोरी हो गई आपकी। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ये वोल्टेज हो गया यानी वोल्ट हो गया। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम में हो गई। ध्वनि की प्रबलता की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करें, तो ये है आपका डेसिबल फॉर्मेट में। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल में व्यक्त करते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बार में ना। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, इस यूनिट को भी आप ध्यान रखेंगे। ये 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक और विशिष्ट यूनिट है, दैट इज जल प्रवाह की दर।
जल प्रवाह की दर का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी निश्चित समय में यानी सेकेंड में कितना लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, और इसको बोलते हैं हम जल प्रवाह की दर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसेक में। आप देखिए, जब बांधों में, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो जब बांध बनाया जाता है तो उससे पानी छोड़ा जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर को, या आजकल मानसून का मौसम, इसमें बरसात है और बाढ़ आ जाती है, तो आप देखिए जब डैम्स से कितना पानी छोड़ा गया है तो उसको क्यूसेक के टर्म में बताया जाता है कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आप इसको अगर ऑब्जर्व करते हो न्यूज़ में या टेलीविजन पे या अखबार में, तो आप देखते होंगे क्यूसेक में रिप्रेजेंट। तो ये जल प्रवाह की दर है जो ये बताता है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर पानी जो है वो छोड़ा गया है, तो ये आपको आइडिया देता है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित है, ओजोन परत आप जानते होंगे ओजोन परत का क्या काम है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे वातावरण में आने से रोकती है, जिसके कारण स्किन कैंसर या सनबर्न जैसी समस्याएं जो है वो नहीं हो पाती हैं। अगर ओजोन परत कमजोर होती जाएगी, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर काफी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा यूवी रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। तो वो जो उसकी चौड़ाई है, असलियत में उसकी चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी चौड़ाई बहुत कम हो गई है। तो उस चौड़ाई को मापने के लिए डॉब्सन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही, जिन्होंने इस बात का पता लगाया था कि कितनी इसकी परत की चौड़ाई है, उन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट रख दी गई वो डॉब्सन रख दी गई। तो सामने आपकी लिखी हुई। इसके बाद त्वरण हो गया। समुद्र की गहराई की बात करें, समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? फैदम में। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे गए। फैदम, और मैं आपको बता दूं कि एक फैदम जो है वो 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम जो है वो 6 फुट के बराबर होता है, यानी 6 फुट गहराई का एक फैदम होता है। और समुद्र के जब अंदर जाते हैं तो गहराई को फैदम में व्यक्त करते हैं। यंत्र भी इसीलिए इसका एक जो उसका उपकरण है, जो एक डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे भी हम फैदोमीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैदोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं फैदोमीटर की सहायता से। इसके बाद ज्योति फ्लक्स, जो मैंने बताया आपको कि इंटेंसिटी, एक होती है ज्योति तीव्रता, एक होता है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स ये बताता है कि ज्योति तीव्रता ये बताती है कि पर यूनिट एरिया कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जबकि ज्योति फ्लक्स ये बताता है कि वो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसमें जो जो रेज हैं या जो लाइट रेज हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, यानी कितने उनका घनत्व तो क्या है, ये आपका ल्यूमिनस फ्लक्स बताता है। और इसको व्यक्त करते हैं ल्यूमेन में। काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे हम लोग CFL का इस्तेमाल करें, LED का इस्तेमाल करें, या जितने भी लाइट सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने लिए जब अपने घर में आपका LED बल्ब फ्यूज हो जाता होगा, जब दूसरा बल्ब नया लेने जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट टाइम कि उसके ऊपर उसकी ल्यूमेन में माप लिखी होती है, यानी ये लिखा होता है कि ये कितने ल्यूमेन की लाइट जो है वो इवॉल्व करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि ज्योति फ्लक्स जो ये बताती है कि ये कितना एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा रोशनी जो है पर यूनिट एरिया उसको जो है वो इवॉल्व करेगी। तो ये ल्यूमेन व्यक्त करते हैं। ये सब हमारे काम की चीजें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, न्यूटन पर कूलॉम होती है। ताप केल्विन में होता है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्युत शक्ति की बात करें तो किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। पराध्वनिक गति, पराध्वनिक गति का मतलब है सुपरसोनिक वेलोसिटी। नाउ सुपरसोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज सुपरसोनिक वेलोसिटी? अगर प्रकाश का वेग, ध्यान सुनिएगा, अगर प्रकाश का वेग, अगर प्रकाश के वेग की बात करें तो पराध्वनि की बात कर रहे हैं, ध्वनि के वेग की बात करते हैं। ध्वनि के वेग, जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग जो सामान्य परिस्थिति में होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में अगर बात करें, सामान्य में कहीं कहीं पर 342 या 343 भी लिखा हुआ होता है। तो वो सामान्य परिस्थितियों की बात हो रही है, यानी नॉर्मल जब वायु की उपस्थिति है तब की बात हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड है 332 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान समझिएगा कि जो पराध्वनिक वेग होता है वो क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ध्यान समझिएगा, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वायु में ध्वनि की वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट 332 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से गतिमान है, तो हम उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? सुपरसोनिक वेलोसिटी या पराध्वनिक गति। दैट मीन्स अगर कोई, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 400 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी पराध्वनिक है। क्यों? क्योंकि ये वायु में ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा है। वायु में ध्वनि की रफ्तार केवल 332 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है?
सुपरसोनिक है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैक नंबर में। मैक नंबर, आपको पता होगा जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो सारे के सारे सुपरसोनिक होते हैं, क्योंकि उनकी गति जो है, उनका जो वेग है वो वायु में ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। इसीलिए उड़ने के दौरान हम जो है अपने सामान्य नेत्रों से, सामान्यतः अगर वो मैक सुपरसोनिक वेग से कोई गतिमान है, कोई लड़ाकू जहाज, तो हमारी दृष्टि जो है वो सही तरीके से उस पर नहीं पड़ पाती है। हमें उसका साउंड तो सुनाई देता है क्योंकि साउंड की वेलोसिटी कम है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है। इसीलिए जब आप, एक प्रैक्टिकल घटना भी है, एक प्रैक्टिकल बात भी है कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो हमें चमकना पहले दिखाई देता है, ध्वनि उसकी बाद में सुनाई देती है। उसका कारण भी यही है क्योंकि प्रकाश का वेग काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेकिन अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि ये सुपरसोनिक है या पराध्वनिक है। और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मैक संख्या में। ये देखिए लिखा हुआ है मैक संख्या या मैक नंबर। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लेंस की क्षमता की बात करेंगे तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है और सामान्य तौर पर लेंस की पावर की बात हो रही है कि वो कितना अच्छा, अगर वो अवतल है या उत्तल है तो कितना अच्छा वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, प्रकाश को अभिसरित या अपसारित कर पा रहा है, ये उसकी क्षमता होती है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर में और इसका रिप्रेजेंटेशन है डी, कैपिटल डी। तो इसमें व्यक्त कर देते हैं। ज्योति तीव्रता की बात हम लोग कर ही चुके हैं क्योंकि ये हमारी मूल राशि है, मूल मात्रक है, जो हमने भी पीछे एक लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह की डेराइव्ड यूनिट्स हैं। इसमें एक आध फंडामेंटल यूनिट्स भी दे दी गई, जैसे ये फंडामेंटल यूनिट दे दी गई है, ताप आपकी फंडामेंटल यूनिट दे दी गई है ना, तो ये कुछ दे दी गई। इसके अलावा बाकी सब डेराइव्ड यूनिट्स हैं। सारी की सारी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियों की ही एक कैटेगरी है विशिष्ट राशियां। विशिष्ट राशियां वो होती, विशिष्ट मात्रक वो मात्रक हैं या विशिष्ट मात्रक की बात जिनमें यूनिट का नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा है। जैसा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वॉट हो गया, कूलाम हो गया, फैराडे हो गया, हर्ट्ज हो गया, ओम हो गया, पास्कल हो गया, डेसिबल हो गया, डॉब्सन हो गया, ल्यूमेन हो गया, ठीक है, डायोप्टर हो गया। दीज ऑल यूनिट्स आर नेम्ड after the scientist or the discoverer of that particular physical quantity. That is why they are termed as specific units या विशिष्ट मात्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये उनको खोजे जाने वाले वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। तो ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। तो एक हो गया मूल मात्रक, एक हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक में एक कैटेगरी हो गई जिसे हम कहते हैं विशिष्ट मात्रक। क्या कहते हैं? विशिष्ट मात्रक। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैं आपको कुछ और बेसिक बातों के बारे में भी बताना चाहूंगा। जैसे वो बेसिक बातें क्या क्या हैं, जैसे आप देखिए कि जो मापन की प्रमुख इकाइयां हैं, है ना, अगर बात करते हैं तो जो परीक्षोपयोगी इकाइयां हैं जिनके से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सालों में पूछे गए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे मीट्रिक टन की अगर बात करें, मीट्रिक टन, तो आपको पता है कि द्रव्यमान के मापन की ये बड़ी इकाई है मीट्रिक टन, जो कि 1000 किलोग्राम यानी 1000 केजी के बराबर होती है। 1000 केजी के बराबर है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम। अब इसको यहां पर ये वाली चीज गौर करिएगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होते हैं, या पाउंडल भी कहीं कहीं पर कह देते हैं, पाउंड। ब्रिटिश सिस्टम है, आपको हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फुट पाउंड सेकेंड। कौन सिस्टम था ये ब्रिटिश प्रणाली थी। तो ब्रिटिश प्रणाली में मास को पाउंड में मापते हैं। उनका हमारा जो एसआई यूनिट है उसमें जो किलोग्राम है दैट इज 1 केजी। सो 1 केजी इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। ठीक, तो अब जैसे ये इकाई हो गई तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब 1 पाउंड में कितने ग्राम है इसको ऑपोजिट करके कैलकुलेट करना है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.52 ग्राम, यानी लगभग 450 ग्राम का 453.52 ग्राम का 1 पाउंड होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटी इकाई इनकी होती है आउंस, 1 आउंस, एंड दैट इज इक्वल टू 28.35 ग्राम्स, यानी 28.35 ग्राम का 1 औंस होता है। इंग्लिश में से आउंस प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में औंस कहते हैं।
ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 ऑन्स इज इक्वल टू 28.35 ग्राम्स। ये बड़े बड़े मात्रक, बड़े से लेकर छोटा मात्रक तक हो गया जिस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करते हैं डिस्टेंस के पैमानों की, तो जो तीन जो बड़ी यूनिट्स हैं डिस्टेंस मापने की, वो कौन कौन सी हैं? एक तो पारसेक है, जिसे सबसे बड़ी वाली जो है, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है 1 पारसेक। नाउ पारसेक जो है दैट स्टैंड्स फॉर पैरालैक्टिक सेकेंड्स। जो पारसेक वर्ड है ये किसके ऊपर, ये किसके लिए होता है? पारसेक वर्ड जो है वो पैरालैक्टिक सेकेंड के संदर्भ में बोला जाता है, और ये जो है ये बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, और ये लगभग होता है 3.26 लाइट ईयर। ये रिलेशन है प्रकाश वर्ष में। ये किस में रिलेशन है? ये प्रकाश वर्ष में, और किस में रिलेशन है? ये प्रकाश वर्ष और पारसेक में रिलेशन है, यानी लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर्स is equal to 1 parsec. So that is why it is the largest unit of distance. यानी डिस्टेंस को मापने की ये सबसे बड़ी इकाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड, तो उसे शॉर्ट में कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं 1 लाइट ईयर, LY इसे शॉर्ट में कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है, अगर इसको मीटर में करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी इकाई है दूरी को मापने की, वो क्या है? वो है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय इकाई, और इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या है, इसको समझ लो यहीं पर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो इकाई होती है जो ये बताती है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी क्या है। अब जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है, तो उसी 14,96,00,000 को हमने यहां लिख दिया 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी जो हमारी 1 AU, इसको शॉर्ट में AU कहते हैं। तो 1 AU इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये जो इकाई आप देख रहे हैं ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लंबी दूरियों में का सबसे छोटा मात्रक AU है। तीन सबसे बड़ी दूरी जो इकाइयां हैं लंबी दूरी मापने की, वो क्या है? एक तो है हमारी, सबसे बड़ी है हमारी पारसेक, दूसरे नंबर पे है हमारी आपकी जो लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर पे आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो ये बताती है कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी निकल कर आती है वो आती है 14,96,00,000 किलोमीटर के आसपास। उसी को हमने मीटर में कन्वर्ट अगर कर दिया तो वो आती है 1.495 10⁻11 मीटर्स। तो ये बड़ी बात है। इसके बाद हम लोग जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाली दूरी की इकाइयां हैं, जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें है माइल, दैट इज मील। इंग्लिश में से माइल कहते हैं, हिंदी में मील कहते हैं। ठीक है, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.60934 किलोमीटर, दैट इज नियरली 1.5 किलोमीटर, दैट इज 1.6 किलोमीटर। ऐसे किलोमीटर तो आपको पता है कि 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये इसमें प्रैक्टिकल मात्रक भी आ गए और इसमें दूरी का बड़ा मात्रक भी आ गए। जो सबसे बड़ी मात्रक है पारसेक पे, लाइट ईयर पे और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन तीनों पर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, कि मतलब इनके आपसी रिलेशन भी पूछे गए हैं और दूरी को मापने के आधार पर भी पूछा गया है। जैसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मात्रक दूरी का है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या ही इसमें यूपीएससी की बात करें कि ये हर दूसरे तीसरे चौथे साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है और एज सच ऐसे ही पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है किसका मात्रक है। उसका कारण ये है कि इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक लाइट और एक ईयर। लाइट जो है वो प्रकाश है और ईयर जो है वो समय है, और दोनों को मिला दिया जाता है। तो जो लोग इसको मतलब मूल रूप से इसको नहीं स्टडी करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये किसका मात्रक हो सकता है, जबकि ये दूरी का मात्रक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों जो मात्रक दिए हुए हैं वॉल्यूम के, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है कई बार पूछे जाते हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ 1 गैलन एंड 1 लीटर। तो गैलन की अगर बात करें
तो गैलन, एक गैलन में 3.785 लीटर्स होते हैं। 3 गैलन की अगर बात करें तो इसमें 3.785 लीटर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होते हैं, दैट इज घन सेंटीमीटर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक यहां पर और क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी मैं बात आपसे करूं। यहीं पे इसको डिलीट करके लिख देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपका बैरल पूछा गया है, 1 बैरल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 बैरल दिस इज इक्वल टू 159 लीटर्स। ठीक, 159 लीटर। अब बैरल क्या है? बैरल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापन की इकाई है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते हो तो आप देखते होंगे कच्चे तेल के मूल्य को बैरल में ही बताया जाता है कि इतने बैरल पर डॉलर। जो अंतर बाजार का जो जो लिक्विड यानी जो 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 कच्चा तेल होता है, जैसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उस क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट बैरल के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इस समय ये मूल्य चल रहा है इतने डॉलर प्रति बैरल। तो ये जो बैरल होता है वो 159 लीटर्स के बराबर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो इसमें नहीं है अलग से मैंने आपको लिखा दिया। इसके बाद कुछ एरिया के बेसिक मात्रक हैं, जैसे 1 एकड़, इसको इंग्लिश में एकड़ कहते हैं। 1 एकड़ इज इक्वल टू वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर में भी लिखा हुआ है, स्क्वायर फुट में भी लिखा हुआ है, स्क्वायर यार्ड्स में भी लिखा हुआ है। नाउ दिस इज स्क्वायर मीटर, दिस इज स्क्वायर फुट, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर यार्ड्स। अगर आपको इसको अंग्रेजी में समझना हो तो समझ लीजिएगा। वर्ग मीटर मीन्स स्क्वायर मीटर, वर्ग फुट मीन्स स्क्वायर फुट या फीट, एंड वर्ग गज का मतलब स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। एकड़ को एकड़ कहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 हेक्टेयर, एंड 1 स्क्वायर माइल इज इक्वल टू 640 एकड़ या 256 हेक्टेयर और 2.6 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब क्योंकि हम लोग को ज्योग्राफी भी आप पढ़ेंगे या चीजें पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि अगर कृषि योग्य भूमि की बात होती है तो उसको एकड़ में रिप्रेजेंट किया जाता है सामान्यतः, या हेक्टेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है अगर बड़े जोतों की बात होती है तो। और अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो उसे स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में व्यक्त किया जाता है। तो क्योंकि ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है तो आप बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर माइल या स्क्वायर किलोमीटर में कितना बड़ा एरिया आता है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, इस पर आधारित पिन पॉइंट क्वेश्चन भी, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इस पर आधारित जो है आपको कुछ ऐसा यूटिलिटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बात ये है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हमें एड्रेस करनी है। अब हम लोग एक नई टॉपिक पे आते हैं अपने, इसी से रिलेटेड है वो, और वो है हमारा आपका अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करें तो एक और कैटेगरी है जिसके अंतर्गत डिफाइन कर सकते हैं। तो एक है हमारा अगर बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो एक हमारा कैटेगरी आती है क्या? एक आती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और एक आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इसे हम कहते हैं सदिश राशि, और इसे कहते हैं अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक, तो ये आपके जो दोनों जो राशियां हैं, इसको राशि लिख लो यहाँ पे। ठीक, तो फिर अब इन दोनों के बारे में समझिए। पहले हम लोग अदिश राशि की बात करते हैं। अदिश राशि, तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, या उस जिसे हम कहते हैं परिमाण, और दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन। बगैर इन दोनों चीजों के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की,
और एक बात हम करते हैं दिशा की, यानी कि डायरेक्शन की। अब इनकी रेलेवेंसी की अगर बात करें, इनकी प्रासंगिकता के बारे में बात करें, तो अदिश राशि और सदिश राशि में मूलभूत डिफरेंस इन्हीं के आधार पर आता है। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ध्यान समझिएगा, ध्यान से इस बात को। किसी भी भौतिक राशि को इन दो आधारों पर ही जो है हम लोग अपने प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं, एक परिमाण के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट द स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव बोथ, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। यानी इसमें दिशा नहीं होती है, अदिशी होती है। नाम से ही पता लग रहा है अदिश, दैट मीन्स दिशा रहित। तो अदिश राशियां दिशा रहित होती हैं, जबकि सदिश राशियां दिशा सहित होती हैं। परिमाण तो होना, अगर वो भौतिक राशि है तो परिमाण तो होगा ही होगा, क्योंकि अब मैंने जब आपको भी शुरुआत करी तो मैंने आपको यही बताया कि वही राशियां भौतिक राशि की कैटेगरी में आती हैं जिनको मापा जा सके। तो जब उसमें परिमाण होगा तभी तो मापा जा सकेगा, तभी तो हमने उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा है, नहीं तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते ही नहीं। इसका मतलब यह है कि परिमाण होना तो कंपलसरी है ही है, लेकिन दिशा होना कंपलसरी नहीं है। दैट मीन्स दिशा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं है तो वो अदिश है, और अगर है तो वो सदिश है। अब इसको उदाहरण के आधार पर समझते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा और आपको चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। कैसे आएंगी? देखिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लंबाई, दैट इज लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, दैट इज मास, समय, दैट इज टाइम। ठीक, इन तीन को देखिए ध्यान से, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। इन तीनों में ही परिमाण होता है, इन तीनों में ही परिमाण है। जैसे 5 मीटर या 10 मीटर, द्रव्यमान 2 किलोग्राम या 6 किलोग्राम, समय 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 2 मिनट, 1 घंटा। अब आप देखिए इन तीनों ही चीजों को ध्यान से देखिएगा, इन तीनों चीजों में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। क्या लेंथ बताते समय आप साथ में डायरेक्शन का नाम लेते हैं? अगर इस पेन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इसके साथ में इसकी दिशा भी बताते हैं? नहीं बताते ना, क्योंकि दिशा रेलेवेंट नहीं है। अगर आपने कह दिया कि ये पेन 10 सेंटीमीटर का है तो उसके साथ में डायरेक्शन का बताया जाना प्रासंगिक नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अदिश राशियां वे होती हैं जिनको केवल परिमाण व्यक्त करके उनको उनकी प्रासंगिकता को समझाया जा सकता है। ऐसे ही द्रव्यमान की प्रासंगिकता को सिर्फ द्रव्यमान की परिमाणात्मक वैल्यू, यानी जो उसका गणितीय मान है, उसके आधार पर समझाया जा सकता है। ऐसे ही समय को एक निश्चित तरीके से सिर्फ उसकी परिमाण को व्यक्त करके समझाया सकता है, दिशा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आ जाते हैं सदिश राशियों पे, तो सदिश राशियों के क्षेत्र में देखिए, जैसे सदिश राशि की अगर बात करें, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। सदिश राशियों की अगर बात करें तो सबसे पहले सदिश राशि की अगर बात करें तो आता है वेग। नाउ समझिए ध्यान से, वेग यानी वेलोसिटी। अब खासियत क्या है, एक होती है चाल यानी स्पीड। स्पीड को हम लोग रखते हैं किस कैटेगरी में? स्पीड को हम लोग रखते हैं अदिश राशि कैटेगरी में, यानी अदिश राशि में, यानी स्केलर क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज की चाल बताते हैं, तो उस समय हमें दिशा को बताना आवश्यक नहीं है। हम उसकी चाल को मंद या तेज या एक निश्चित दिशा में बता सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। जब बात करते हैं स्पीड की, उस समय दिशा को बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब वेग की बात करते हैं तो वेग जो होता है, आपको पता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। समय तो अदिश राशि है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विस्थापन जो है हमारा, आपने विस्थापन की परिभाषा अभी हम लोग और डिटेल में आगे यांत्रिकी का जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक
जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जो निश्चित दिशा लग गया, इस निश्चित दिशा की वजह से जो वेग है वो क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। तो वेग सदिश राशि हो गई। वेग पर ही आधारित है संवेग, ये भी सदिश राशि हो जाती है। इसी पर आधारित है त्वरण, ये भी सदिश राशि हो जाती है। इसी पे आधारित है बल, ये भी सदिश राशि। अब देखिए बल, अगर हम बल का सिर्फ परिमाण बताएं और उसकी दिशा ना बताएं तो क्या जो संभावित कार्य हम उस बल की सहायता से करने वाले हैं, जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम उस बल को यूज करके कुछ यूटिलिटी, कुछ काम करना चाहते हैं, क्या सही दिशा के अभाव में हम वह कार्य कर पाएंगे? तो आप देखिए ध्यान से, इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान से कि कैसे यहां पर दिशा कितनी रेलेवेंट हो जाती है। बल के साथ में अगर दिशा को हम ना बताएं तो आप एक ऐसी वस्तु पर बल लगा सकते हैं जहां पर कोई कार्य ही ना हो, यानी हमारा जो इच्छित कार्य है, यानी जो हमारी जो डिजायर्ड जो हमारा वर्क है, दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन यू कैन से इररेलेवेंट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी इररेलेवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब बल जो है, बल अपनी प्रासंगिकता को खो देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी दिशा नहीं बताई। अगर हम एक चौराहे पे खड़ा होकर आपको दिशा ना बताएं कि 50 किलोमीटर किस दिशा में जाना है, तो शायद आप अपने गंतव्य स्थान जहां आप जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उस चौराहे से 50 किलोमीटर के दायरे में तो 3 स्थान और भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिशा रेलेवेंट हो जाती है। इस कंडीशन में अगर आपको किसी विशेष दिशा में जाएंगे तभी आपको वो विशेष स्थान प्राप्त होगा। इसीलिए इन राशियों में अगर बात करते हैं, इन मात्राओं की बात करते हैं या सदिश राशियों की बात करते हैं, तो दिशा को बताना कंपलसरी हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि वेग, संवेग, त्वरण, बल, एक और चीज होती है आवेग, दैट इज इम्पल्स, ये भी बताना आवश्यक, क्योंकि ये भी होता है बल गुणे समय अंतराल। किसी निश्चित दिशा में अगर हम बल नहीं लगाएंगे, हमें अगर दीवार में कील ठोकनी है और हम उसके अलावा कहीं पर बल लगा दें तो क्या कील दीवार में गड़ जाएगी? नहीं गड़ेगी ना। दैट इज वाई हमें इन सारी चीजों में दिशा का बताना अत्यंत आवश्यक है, जबकि यहां पर यह आवश्यक नहीं है। अब यहां पर मैं कुछ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, अगर हम अदिश की बात करें, अदिश राशि की बात करें, तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो देखने में सदिश लगती हैं लेकिन एक्चुअल में वो अदिश। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ हो गई, इंग्लिश में लिख देता हूं, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। इसमें तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ना लेंथ में जरूरत है, ना मास में जरूरत है, ना टाइम में जरूरत है। लेकिन अभी देखिए ध्यान से, मैं आपको कुछ राशि बता रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट। ना ये कंफ्यूजिंग टाइप वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है, इसको गलत कर देते हैं। टेम्परेचर, एंड प्रेशर। ध्यान से देखिए इन तीनों भौतिक राशियों को। इन तीनों राशियों में एक नजर में देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि इनमें दिशा होती है। करंट की जब बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, इंग्लिश इनको भी समझ लीजिए, इसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, ये है आपका ताप, तापक्रम या तापमान, और ये होता है आपका दाब। तीनों बातों को ध्यान से देखिए, तीनों में ही आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लगेगा कि इनमें दिशा है, क्योंकि हम कहते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, तार में करंट यहां से वहां जा रहा है, तो हम बता देंगे इस दिशा से दिशा में करंट जा रहा है, तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये इसमें एक दिशा है। ठीक, बात करें टेम्परेचर की, तो एक जगह आपको पता है कि तापमान हमेशा अधिक से कम की ओर चलता है, यानी एक जगह जैसे जैसे आप एक चिमटे का एक हिस्सा गर्म हो तो धीरे धीरे दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। अभी जब हम लोग हीट को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे तापमान का संचलन। दैट मीन्स इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस देन टेम्परेचर मूव्स इन दैट डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर इज लो। दैट मीन्स अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है, एक हिस्से का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे करके दूसरा हिस्सा भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी दिशा होने का आभास हो रहा है। तीसरी बात करते हैं दाब की। जब हम किसी सरफेस पे बल लगाते हैं, जैसे हम इस सरफेस पे बल लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि
ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिशा में बल लगा रहे हैं, चाहे हम किसी दीवार पे बल लगा रहे हो, चाहे हम इस सरफेस पे ही बल लगा रहे हैं। हमने इस सरफेस पे बल लगाया तो आप कहते हैं कि हाँ सर ये जो बल है दिशा में लग रहा है, लेकिन तीनों की तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। समझिए ध्यान से, इन तीनों में ही दिशा नहीं है। कैसे नहीं है? अब ये राशि अगर आ जाएगी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि बताइए कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है तो 90% बच्चे, 99% बच्चे कहना चाहिए कि इस आधार पर, केवल अपने तार्किक ज्ञान के आधार पर इस प्रश्न को गलत कर देंगे, जबकि यह प्रश्न सैद्धांतिक है। तो कैसे इसको कैसे ये तीनों राशियां जो हैं वो स्केलर हैं? स्केलर ये क्यों हैं? अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो फिर आप कभी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, एक एक राशि को उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट के संदर्भ में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है? हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा है। पहले तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ए से, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा अगर ये है तो हम ये कहेंगे कि विद्युत धारा की दिशा ये है। जो करंट है, करंट की दिशा ये है। तो पहले तो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन अपना ये दूर कर लीजिए, पहला प्रश्न ये। अब दूसरी बात क्या है, हमारा अभी का प्रश्न क्या है? हमारा अभी का प्रश्न ये है कि क्या विद्युत धारा में दिशा है? चलिए मान लीजिए बी से ए दिशा है, तो भी तो दिशा हो गई, तो इसको तो सदिश होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये अदिश क्यों है। इसका कारण ये है कि जब करंट, विद्युत धारा किसी पर्टिकुलर दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे हमने ये कह दिया, इस ई को हटा देते हैं और हम ये कह रहे हैं कि करंट ए से बी की ओर जा रहा है। मान लीजिए हमने ये कह दिया कि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, तो करंट ए से बी की ओर जा रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि ये अदिश क्यों है? तो ये अदिश इसलिए है क्योंकि ये दिशा परमानेंट नहीं है। कारण ये है कि अगर ए से बीच के बीच में उसे कोई दूसरा चालक तार मिलेगा, अगर ए से बी के बीच में उसे कोई दूसरा चालक पदार्थ मिल जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो करंट इस दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। यानी करंट आपने भेजा था बी की ओर, लेकिन करंट चला गया सी की ओर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विद्युत धारा की दिशा निश्चित नहीं होती है। जहां पर भी उसे कोई चालक पदार्थ का संपर्क मिलेगा, करंट अपनी डायरेक्शन को बदल देगा। जैसे कि दीवार में करंट आ जाना, बरसात के दिनों में दीवार में करंट आ जाता है। कैसे आ जाता है? कारण ये होता है कि आपका सर्किट कहीं ना कहीं पर ब्रेक होता है, या कहीं ना कहीं पर कोई तार का कुछ हिस्सा दीवार को टच कर रहा होता है, और क्योंकि दीवार आपकी गीली है और जो जल है वो आपको पता है कि सुचालक पदार्थ है, उसकी वजह से पूरी दीवार में करंट आ जाता है, खंबे में करंट आ जाता है, बिजली के जो पोल्स होते हैं उनमें करंट आ जाता है। करंट तो तारों में जाना चाहिए ना, पोल्स में नहीं आना चाहिए ना। लेकिन बिकॉज द पोल इज कंडक्टिविटी, इसीलिए आप देखिए कि अब पोल्स को सीमेंटेड बनाया जाता है। पहले लोहे के खंभे बनाए जाते थे, अभी क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनको जो है वो ज्यादातर सीमेंटेड फॉर्म में बनाया गया है। तो कारण क्या है कि विद्युत धारा चालक पदार्थ को सिर्फ देखती है। विद्युत धारा ये नहीं, विद्युत धारा का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ए से बी तक जाना नहीं है। विद्युत धारा का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट। उसे चालक पदार्थ जहां भी मिलेगा वो उस दिशा में अपना मार्ग बदल देगी, और जिसकी दिशा निर्धारित ना हो, जिसकी दिशा निश्चित ना हो, वो राशि कैसी होती है? अदिश राशि। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है कि ये इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज व्हाई इट बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया आपका ये? तो परिमाण है लेकिन दिशा निश्चित नहीं है। दिशा निश्चित कब कहेंगे? दिशा निश्चित तब कहेंगे जब लगातार एक निश्चित दिशा में वो प्रक्रिया होती रहे, तब हम कहेंगे कि दिशा निश्चित है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब है क्या, ये राशि अदिश कैसे हो गई? क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर चलने की प्रक्रिया कब तक रहेगी? जब तक पूरे सिस्टम का तापमान एक समान न हो जाए। जैसे ही पूरे सिस्टम का तापमान एक जैसा होगा, वैसे ही उसके फ्लो होने की दिशा
बंद हो जाएगी, यानी अब उसके डायरेक्शन की कोई दिशा नहीं रह जाएगी। और अब क्योंकि उसकी दिशा नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। इसीलिए टेम्परेचर भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। भाई आप एक रूम हीटर लगाते हैं एक कमरे में और धीरे धीरे पूरा कमरा गर्म हो जाता है। ऐसा कब तक होता है, जब तक पूरा कमरा एक जैसा गर्म ना हो जाए। जैसे ही पूरा कमरा एक जैसा गर्म हो जाता है तो फ्लो ऑफ हीट जो है या टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर कमरा लगातार उसी तापमान पर रहता है पूरा का पूरा। तो सदिश राशि वो होती है जहां पर दिशा परमानेंट हो, ये नहीं कि कुछ समय के पश्चात दिशा जो है वो रुक जाए या दिशा बदल जाए या फ्लो जो है बंद हो जाए। इसलिए ये भी राशि कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई। और तीसरी चीज है प्रेशर। मैंने आपको बताया कि प्रेशर में हमको पता है कि हम ये प्रेशर लगा रहे हैं, तो फिर हमें दिशा पता हो गई। लेकिन प्रेशर का नियम ये कहता है, पास्कल का नियम ये कहता है, जो प्रेशर के लॉज जिन्होंने डिसाइड किए हैं या बनाए हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के भी बनाए हैं और सामान्य प्रेशर के भी बनाए। दाब का नियम ये कहता है कि जब हम किसी सरफेस पे दाब लगाते हैं, जब हम किसी सरफेस पे दाब लगाते हैं तो ये जो बल होता है ये सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है, बट जाता है। नाउ इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन डायरेक्शन, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी वस्तु की एक से ज्यादा संभव दिशाएं हैं किसी बल की, तो भी वो राशि जो है वो सदिश राशि कैटेगरी में नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो अगर हमने इस पॉइंट पर बल लगाया तो आप देखिए इस पॉइंट पर बल लगाने पर बल सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जा रहा है। इसीलिए जब हम एक कांच में पत्थर मारते हैं तो कांच अनइवन रूप से सभी दिशाओं में टूटता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर आप किसी कांच की दीवार पर या कांच की सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंक के मारे तो वो सभी दिशाओं में लगभग एक जैसा ही चटकता है। कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी एक दिशा में चटक जाए और एक दिशा पूरी इसकी सुरक्षित बनी रहे। कारण क्या है कि वो बल जो है वो सभी दिशाओं में वितरित होने की कोशिश करता है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सभी दिशाएं होंगी। और क्योंकि उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल है, दैट इज वाई वो प्योर सदिश राशि नहीं है। और जो प्योर सदिश राशि नहीं है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। इसीलिए ये तीनों भौतिक राशियां सदिश लगते हुए भी, सदिश प्रतीत होते हुए भी अदिश हैं। और ये प्रश्न जब भी आया है तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और से गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिए कि इसको अदिश की कैटेगरी में रखना है। विद्युत धारा, तापक्रम और दाब, ये तीनों की तीनों राशियां कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। और इस तरीके से अगर आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये रटने वाले विषय बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक बार इनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अभी हम लोग भौतिकी की आगे की कक्षाओं में ये दाब के और ताप के जब नियम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने एक पहला टॉपिक पढ़ा यूनिट्स और मेजरमेंट का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पहले तो ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में पढ़ी कि हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिकी कुछ के जिन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है उनमें पहला टॉपिक हमने लिया मात्रक और यूनिट्स का, मेजरमेंट का यानी मापन का। उसमें हमने तापक्रम, हमने तापों के, हमने मेजरमेंट के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, मेजरमेंट यानी मापन प्रणालियों के बारे में पढ़ा, मूल मात्राओं के बारे में पढ़ा, व्युत्पन्न मात्राओं के बारे में पढ़ा, विशिष्ट मात्राओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद उनके कुछ उदाहरण पढ़े और एक डिटेल में एक टेबल भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी। और उसके बाद हम लोगों ने सदिश और अदिश राशियों को समझा, उनके उदाहरणों को समझा और वो कैसे सदिश हैं और कैसे अदिश हैं इसके बारे में जाना। तो आज के टॉपिक में हम इसी टॉपिक को आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले दिन किसी और टॉपिक में नई जानकारी के साथ, रेलेवेंट जानकारी के साथ, आपको परीक्षा में सफल कराने की जानकारी के साथ फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।